Hey there, hope you're doing good. Welcome to one another video of playlist recording IMS. तो जैसा कि लास्ट का लेक्चर हमारा काफ़ी स्पेशल रहा था, जिसमें हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज का जो लेक्चर होगा ना वो नॉर्मलाइजेशन पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स होंगे ना वो हमारे नॉर्मलाइजेशन पे रहेंगे। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है उसके जो टॉपिक्स होंगे वो है नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड सेकंड इज नॉर्मल फॉर्म्स। सो स्टार्टिंग विद नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। हमें नॉर्मलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी? ठीक है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि नॉर्मलाइजेशन जैसे टॉपिक को एग्जिस्ट करना पड़ा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद बेसिक डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में देखो क्या कह रहा है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। तो अगर किसी भी डेटाबेस में अगर हमको डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, नहीं तो आप डिफरेंट वे से भी समझ सकते हो। देखो, नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम ए रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस। तो रिडंडेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे डुप्लीकेट टपल्स। ठीक है, यानी कि कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज हो रखी हैं। ठीक है, जो हमारे डेटाबेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही है। ठीक है, और वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो यूज़लेस है बिल्कुल। तो हम नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से क्या करेंगे? रिडंडेंसी रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों की बात करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इन्हें। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज दिस ए गुड डेटाबेस डिजाइन? ठीक है, तो ये आपको टेबल दे रखे है, एक रिलेशन दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, क्या ये डेटाबेस का डिजाइन गुड है या नहीं है? ठीक है, तो देखो, देख लो एक बार इसे अच्छे से और एक बार खुद से थोड़ा सा थिंक करो। ठीक है, अगर आपने कर लिया हो तो अब हम कुछ बात करते हैं आगे। ठीक है, तो फिर एक कंक्लूजन पे आएंगे, क्या ये डेटाबेस हमारा एक्चुअली में गुड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्शन एनोमली की। तो ये देखो, ये आपको डेटाबेस गिवन है, देखो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे 5 एंट्रीज है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 5 एंट्रीज हैं, और ये बाकी हमारे 6 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो अगर इंसर्शन एनोमली क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ वी ट्राई टू इंसर्ट डेटा इन ए रिकॉर्ड दैट मेक्स नल वैल्यू इन ए प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो नल वैल्यू कैसे आएगी प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर? प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब समझ गए ना क्या? यानी कि वो एट्रीब्यूट हमारा कैंडिडेट की का पार्ट है। ठीक है, वो हमारा कैंडिडेट की का पार्ट है। लेट अ न्यू कोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बट नो स्टूडेंट हैज बीन रजिस्टर्ड येट। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं। डेटाबेस है, जावा है, इंग्लिश है। ठीक है, डेटाबेस, सेमेंटिक्स। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसके अंदर एक ऐसा इंसर्शन कर दूं एक नए सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल मैंने एआई का इंसर्शन कर दिया। ठीक है, अभी जस्ट किए हैं तो कोई बच्चे तो है नहीं। ठीक है, तो बाकी जगह क्या आ जाएगा? नल। नल। ठीक है, नल। नल। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी रिडंडेंसी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो देखो कैसे। अब जैसे सोर्स सी आई डी 205 सी नेम ओएस, बट ऑल द वैल्यूज विल बी नल। ठीक है, इन्होंने क्या किया एग्जाम्पल में, क्या किया? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को नया डाल दिया और उसकी कोर्स आईडी दे दी 205। ठीक है, कोर्स आईडी है 205, ये भी नल नहीं होगी। ठीक है, और हमने जैसे ए आई दिया था। ठीक है, तो बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। ओके, तो देखो दिस टाइप ऑफ एनोमली इज नॉन एज इंसर्शन एनोमली। ठीक है, इसे हम इंसर्शन एनोमली कहेंगे। तो मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली के रीजन से क्या होगा, आपके नल वैल्यूज आ जाएंगी। और मैंने एग्जाम्पल से बताया, जैसे हमने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने एआई किया। तो बाकी क्या होगा, अभी तो कोई बच्चा एनरोल्ड है नहीं एआई के कोर्स में, क्योंकि अभी जस्ट वो क्या हुआ है, हमने उसको इसके अंदर एंटर किया है। ठीक है, सी नेम अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया हमने। तो अभी कोई बच्चा उसमें है नहीं, तो बाकी सारी क्या हो जाएगी? नल वैल्यूज हो जाएंगी। और इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इंसर्शन एनोमली कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंसर्शन एनोमली देख लिया। अब बात करते हैं अपडेट एनोमली की। देखो, when we try to update one data item having its copies scattered over several places। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जैसे कोई भी डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर एक ही सेम एंट्री बहुत ज्यादा बार हो रखी है। ठीक है, मतलब 4 to 5 टाइम्स हो रखी है, एग्जाम जस्ट टू से। ठीक है, कि 4 to 5 टाइम्स हो रखी है। अ फ्यू इंस्टांसेस गेट अपडेटेड प्रॉपरली वाइल अ फ्यू अदर्स आर लेफ्ट विद ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे जैसे सोचो ये आप ही हो। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में आप हो। अब आपका एड्रेस यूएसए से चेंज होके इंडिया हो गया। ठीक है, हमने एक दो जगह तो चेंज कर दिया, बट यहाँ पे देखो आपकी एक और एंट्री है, एक और एंट्री है, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया।
तो अब इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? अपडेट एनोमली। मतलब आपकी एंट्रीज़ या फिर इंस्टांसेस कह लो, वो तो थोड़े मल्टीपल टाइम्स थे, ठीक है? लेकिन हमने हर बार क्या किया, हर जगह अपडेट नहीं कर पाए, ठीक है? क्योंकि इतने सारे रिडंडेंसी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे कि हम हर जगह कर ही नहीं पाए। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? अपडेट एनोमली। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल देखो इन्होंने भी लिया है एक, लेट्स अज़्यूम ब्रिटनी अपडेटेड हर एड्रेस फ्रॉम यूएसए टू लंडन। ठीक है, ब्रिटनी ने क्या किया? यूएसए से लंदन किया, और इफ इट इज़ नॉट अपडेटेड इन ऑल 3 प्लेसेस, एंड व्हाट आर ऑल दीज़ 3 प्लेसेस? फर्स्ट इज़ दिस वन, बट ठीक है, सेकंड इज़ दिस वन एंड थर्ड इज़ दिस वन। तो यानी कि तीनों की तीनों प्लेसेस पे अगर आपका नहीं हुआ ना अपडेट, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपडेट एनोमली कहेंगे। ठीक है? तो ये क्या हो गया? आपका अपडेट एनोमली। अब बात करते हैं डिलीशन एनोमली की। इफ वी ट्राई टू डिलीट अ रिकॉर्ड बट पार्ट्स पार्ट्स ऑफ इट वाज़ लेफ्ट अनडिलीटेड। ठीक है? अपडेट में क्या था? हमने कुछ जगह तो अपडेट कर दिया, बट कुछ जगह हमारा अपडेट होना रह गया। इसमें क्या है? अगर हमने डिलीट किया कुछ, लेकिन उसके कुछ फिर भी पार्ट्स अभी भी अनडिलीटेड रह गए बिकॉज़ ऑफ अनअवेयरनेस। ठीक है? अनअवेयरनेस हो सकती है। सोचो कोई किसी बंदे को आपने टास्क दिया कि आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। उसको 2-3 जगह देखा, उसने देखा और उसको डिलीट कर दिया। बट उसे एक्चुअली नहीं पता ना कि उसके कितने इंस्टांसेस हैं। फॉर एग्जांपल उसने 3-4 जगह से डिलीट कर दिया, बट उसके एक्चुअली में 10 इंस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे। बट अभी भी 6 जगह तो रिडंडेंसी है ना इसके अंदर। वो 6 जगह से क्या हुआ? अभी डिलीट होना रहता है। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? डिलीशन एनोमली कहते हैं। और डिलीशन मेक अदर अनसेफ डेटा रिमूवल। ठीक है? तो अब इसने जैसे एग्जांपल लिया, द यूनिवर्सिटी वांट्स टू डिसकंटिन्यू जावा कोर्स। अब डिलीट करना है तो कुछ डिलीट होगा, तो उसने क्या कर दिया? जावा का कोर्स अनडिलीट मतलब डिलीट कर दिया विद सीआईडी 203। तो जावा का कोर्स आईडी क्या है? 203 है। ठीक है? द होल टपल विल बी डिलीटेड। हमने क्या कर दिया? होल टपल डिलीट कर दिया। देन वी विल लूज ऑल डेटा ऑफ विक्टोरिया। अब क्या हो गया? हमारा विक्टोरिया का डेटा ही सारा चला गया। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? जावा का अगर हमने डिलीट कर दिया तो विक्टोरिया का सारा डेटा लूज़ हो गया। देन वी विल लूज़ ऑल डेटा ऑफ विक्टोरिया। सो दिस टाइप ऑफ एनोमली इज़ नोन एज़ डिलीशन एनोमली। ठीक है? अगर नहीं समझ आया मैं फिर से बताता हूँ। इफ वी ट्राई टू डिलीट अ रिकॉर्ड बट पार्ट्स ऑफ इट वाज़ लेफ्ट अनडिलीटेड बिकॉज़ ऑफ अनअवेयरनेस, द डेटा इज़ आल्सो सेव्ड समवेयर एल्स। ठीक है? डेटा कहीं और भी सेव है, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक जगह से डिलीट किया है। और डिलीशन मेक अदर अनसेफ डेटा रिमूवल। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी एग्जांपल लिया था ना विक्टोरिया वाला, इसके अंदर खाली एक इंस्टांस है विक्टोरिया का, और हमने डिलीट कर दिया वो कोर्स, तो विक्टोरिया का डेटा हमारे से लूज हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा डिलीशन एनोमली। तो 3 एनोमलीज हमने पढ़ी, एक होगी इंसर्शन, एक हो गया डिलीशन, और एक हो गया अपडेशन। ठीक है? तो अब बात करते हैं, इज दिस ए गुड डिजाइन? ठीक है, तो देखो, सो दिस डिज़ाइन इज़ गुड ओनली फॉर रीड मोड। ठीक है, इस डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी हम सिर्फ़ इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी हमने देख लिया, ठीक है? लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें चेंजेस करने की बात करते हैं, देन प्रॉब्लम हो जाएगी। इन राइट मोड, इट विल गो टू इनकंसिस्टेंट स्टेट। अभी 3 प्रॉब्लम्स देखी ना हमने, डिलीशन, अपडेशन और तीसरा था हमारा इंसर्शन, ठीक है? तो इन 3 एनोमलीज़ की वजह से क्या होगा? हम री राइट मोड में हमारी इनकंसिस्टेंट स्टेट आ जाएगी। नाउ वी हैव टू डिकम्पोज दिस टेबल फॉर रिमूविंग ऑल द डिपेंडेंसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा फॉर रिमूविंग ऑल द डिपेंडेंसीज। ओके, तो रीड मोड में कोई इशू नहीं है, बट अगर हम अपडेट करेंगे तो देयर एग्जिस्ट एनोमलीज। वन इज योर अपडेशन, सेकेंड इज डिलीशन एंड थर्ड इज योर इंसर्शन। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो इसी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन की नीड होती है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था जो हमें कवर करना था? नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब फिर से डेफिनेशन देखते हैं नॉर्मलाइजेशन की क्या है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर असाइनिंग एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज। इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसीज। ठीक है, एंड हेल्प्स एलिमिनेट द डेटा एनोमलीज। अब आपको मतलब समझ आ गया कि डेटा एनोमलीज कौन सी होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखो अब। तो ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन वर्क्स थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। तो क्या होता है इसमें? तो ना एक सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं। तो जैसे हम चेक करते हैं पहले कि हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, वो डेटाबेस है, वो 1NF में है या नहीं है। फिर हम 2NF के लिए चेक करते हैं, फिर 3NF के लिए चेक करते हैं, फिर BCNF के लिए करते हैं। तो जैसे-जैसे आगे चलते जाएँगे ना, तो हमारी रिडंडेंसी कम होती जाएगी। ठीक है? तो अभी हम आगे देखेंगे, बहुत डेप्थ में देखेंगे। तो क्वेश्चन जो बेस्ड होता है ना हमारे, वो इस सीरीज़ पे ही होते हैं बेस्ड, आगे जो देखेंगे हम। ठीक है? तो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ नॉट ऑलवेज़ डिज़ायरेबल। तो जो हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम उसे अचीव कर पाएँगे। ठीक है? तो अब देखो, 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ नीडेड?
बेसिकली डिपेंड्स ऑन द गिवन रिलेशंस एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ठीक है, तो कौन सा नीड है ना, वो रिलेशन को देख के ही बता सकते हैं हम, ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीरीज़ देख लो, जो मैंने अभी सीरीज़ की बात करी थी ना, नॉर्मलाइज़ेशन की एक सीरीज़ होती है, तो वो क्या होती है, जैसे 1NF चेक किया हमने, ठीक है, फिर उसके बाद हम 2NF के लिए चेक करते हैं, तो 3NF हो गया, फिर BCNF हो गया। तो BCNF की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। ओके, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म होगी, और इसे हम 3.5 NF भी कह सकते हैं, बट कोई रेयरली इस 3.5 NF बोलता है, बाय कन्वेंशन क्या होता है, सारे BCNF ही बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद हो गया 4NF, फिर 5NF। तो ये 4 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? 4NF और 5NF में क्या होता है, मल्टी वैल्यूड हमारी डिपेंडेंसीज़ आ जाती हैं। बस ये थियोरेटिकल कांसेप्ट ही है, बाकी जो मेन क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, वो इससे ही बेस्ड होते हैं, इससे। ठीक है? अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब एक और, जैसे मैंने सीरीज़ बताई, तो अब आपको ना 3 रिज़ल्ट हमेशा याद रखना है कि जैसे ही हम नीचे जाते रहेंगे, 1NF से BCNF की तरफ जाएँगे, तो हमारी रिडंडेंसी कम, मतलब कम हो रही है, ठीक है? डुप्लीकेशन, जो हमारी डुप्लीकेसी है ना टपल्स की, तो वो क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टेबल्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो कैसे बात हो रही है यहाँ पे? अगर हम नीचे जा रहे हैं, 1NF से 5NF की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारी रिडंडेंसी कम हो रही है। ठीक है, रिडंडेंसी कम हो रही है, और नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज़ हो रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर हम ऐसे कर ही क्यों रहे हैं? अगर हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, रिडंडेंसी तो कम कर रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? तो देखो, इसका रीज़न यही है, ताकि एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसे। तो जैसे आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, मार्कशीट है, उसमें आपका रिज़ल्ट आता है, तो आपका नेम हो गया, ये CGPA हो गई, ठीक है? इसके अंदर आपका बैच हो गया, ठीक है, बैच हो गया, और फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है? तो अब देखो, ये टेबल होती है आपकी। सोचो 8 सेमेस्टर्स की ये पूरी टेबल है, ठीक है? 8 सेमेस्टर्स की पूरी टेबल आ गई आपकी। तो आपका देखो, नेम तो हमेशा सेम रहेगा, मानते हो? लेकिन CGPA क्या होगी आपकी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 सेमेस्टर्स की अलग-अलग CGPA रहेगी। आपका बैच भी और मतलब सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट हर बच्चे का, कोई एक्सेप्शनली चेंज करा ले तो दैट इज़ डिफरेंट केस, बट आपका बैच भी सेम रहेगा, और फ़ोन नंबर भी सेम ही रहेगा, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो सिर्फ चेंज एक एक हो रहा है यहाँ पे, एक एट्रीब्यूट में चेंज हो रहा है, बाकी 3 एट्रीब्यूट्स तो सेम रह रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो सेम रहते हैं ना, उसकी अलग टेबल्स बना देंगे, ठीक है? जैसे नेम, नेम था, फ़ोन नंबर था और बैच था। इसकी हम क्या कर देंगे, अलग से टेबल बना देंगे। माना कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन रिडंडेंसी भी तो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी तो देखो, मतलब आपको हर सेमेस्टर में बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नेम ये रहा, इसका फ़ोन नंबर, फादर नेम, एड्रेस, इसकी सिटी, इसकी कंट्री, ठीक है? तो अगर बहुत सारे, सोचो बहुत सारे एट्रिब्यूट्स हैं, अगर 200 एट्रिब्यूट्स हैं, तो उस केस में देखो, सोच के देखो कितनी रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया हम ये नहीं कर सकते कि एक और टेबल बना लेंगे, थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम रिडंडेंसी डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है? हमें नंबर ऑफ एंट्रीज़ कम करना है। हमारा हमेशा एम यही रहता है। ठीक है? कोई नहीं, हम दूसरी टेबल से लिंक कर लेंगे, फॉरेन की से लिंक कर लिया, हमने देख लिया वहाँ पे फादर नेम क्या है, या कोई हमें और चाहिए हो। ठीक है? लिंक करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मेन एम, हमारा नॉर्मलाइज़ेशन का क्या रहता है? दैट इज़ रिडंडेंसी। ओके? तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन अभी हमने देखा। नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट ए सेट ऑफ रूल्स दैट टेबल्स एंड डेटाबेसेस मस्ट फॉलो टू बी वेल स्ट्रक्चर्ड। तो उनका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? एक वेल स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहे होने चाहिए। अब देखो, इट कैन सॉल्व डिफरेंट एनोमलीज प्रॉब्लम्स इन राइट मोड, इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। तो अब आपको नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी नीड बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है? नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्मल फॉर्म इज़ अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू रिड्यूस, एलिमिनेट द रिडंडेंसी, ठीक है? तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रिडंडेंसी इज़ द अननेसेसरी रिपिटेशन ऑफ डेटा। जैसे मैंने आपको बताया, हर सेमेस्टर में आपका फ़ोन नंबर सेम रहने वाला है, फादर्स नेम सेम रहने वाला है, एड्रेस सेम रहने वाला है। मतलब अभी एक्सेप्शनल केस को हम मतलब डिस्कार्ड करके ही चल रहे हैं, ठीक है? सोचो किसी का एड्रेस अभी उसका घर असली में बदल गया हो, तो उसका एड्रेस चेंज नहीं, मतलब चेंज असली में हो रहा है, ठीक है? उस केस को हम रिजेक्ट करके चल रहे हैं अभी। हम मान के चल रहे हैं कि आपका एड्रेस सेम रहा, बैच भी सेम रहा, तो उस केस के अंदर क्या है आपका
रिडंडेंसी क्या हो गया, आपकी इंक्रीज हो जाएगी अगर हर बार ये डेटा आपके रिजल्ट के साथ डाल दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट टेबल बनाएंगे। तो हम अननेसेसरी रिपीटेशन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है, यही हमारा एम है। तो अभी जैसे हमने नॉर्मल फॉर्म्स की बात की, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे 1 NF की अलग कंडीशन होगी, 2 NF की अलग कंडीशन होगी, नीचे नीचे जाएंगे तो रिडंडेंसी इंक्रीज मतलब डिक्रीज होएगी, ठीक है, डिक्रीज होएगी, रिडंडेंसी डिक्रीज होएगी, हमेशा याद रखना। तो अब देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ना आपके सब्जेक्टिव, वो यहीं से ही होंगे। ओके, और 4 NF और 5 NF मल्टी वैल्यूड एफ से डील करता है, ठीक है, इसमें मल्टी वैल्यूड एफ आ जाती हैं। और ये थोड़ा सा थियोरेटिकल देखेंगे हम, और जो मेन क्वेश्चंस होंगे ना जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो इस पे ही करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। रिलेशन R इज इन 1 NF इफ R डज नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी मैंने 4 NF और 5 NF में क्या बताया कि उसमें मल्टी वैल्यूड एफ होती हैं, ठीक है, बट इसके अंदर क्या होगा, मल्टी वैल्यूड नहीं होंगे, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं। तो बस अभी इतना याद रखना है आपने, 1 NF की जब भी बात होए, वो वन कोई भी रिलेशन आर 1 NF में कब होगा, जब भी वो कंटेन नहीं कर रहा होगा क्या, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जैसे कि अगर आपके पास फोन नंबर है तो आपके कोई दो फोन नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब आपने एक ही सेल में क्या कर दिया, दोनों डाल दिए, दोनों फोन नंबर डाल दिए, तो 1 NF में वो नहीं होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए वो। A relation is in 1 NF if all attribute of R are atomic, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, सिंगल वैल्यू। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, तो 1 NF की बात हो रही है अभी। तो ये पैटर्न आईडी है और ये बोरोड बुक्स हैं, ठीक है, C45 के अंडर देखो 3 बोरोड बुक्स हैं, ठीक है, तो जिसकी आईडी थी ना उसने 3 बुक्स बोरो की हैं, बट 1 NF में तो ये नहीं हुआ ये। ठीक है, 1 NF में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होना ही नहीं चाहिए आपके एक सेल के अंदर, ठीक है, यानी कि एक के अंदर आपकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे B33 होता खाली यहाँ पे तो ये होता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया नॉट इन 1 NF, नॉट इन 1 NF। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप हर एक को अलग एंट्री दे दोगे, जैसे B33 है ना, तो B33 को एक बार डाल दो, फिर नेक्स्ट वाले में B44 की एंट्री दे दो, और उससे नेक्स्ट में क्या करो, B55 का अलग से एंट्री दे दो। ठीक है, तो मतलब आपके नंबर ऑफ टपल्स इंक्रीज हो जाएंगे C45 के, लेकिन आपका ये हमेशा सिंगल वैल्यूड रहेगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब ये क्या हो गया, आपका 1 NF में हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, 1 NF में हो गया। ठीक है, पहले वो नहीं था, ये उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको आपने अलग एंट्री दे दी, ठीक है, उसको अलग से लिख दो ताकि आपकी एटॉमिक वैल्यू बन जाए सारी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल है, जैसे फ्लाइट है और ये वीकडेज है। तो फ्लाइट का नंबर है जैसे UA59, ये कोई फ्लाइट है, तो ये चलती है वीकडेज में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और ये UA73 है, ये कब चलती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो अभी अगर हम 1 NF के लिए चेक करेंगे तो ये अभी नहीं है, बिकॉज ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है, नॉट इन 1 NF। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से इसको सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे बना सकते हैं, हम नंबर ऑफ एंट्रीज इंक्रीज कर देंगे, और हर एक डे के लिए अलग से एक एंट्री दे देंगे। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 NF में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, मैंने दो एग्जाम्पल लिए, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1 NF इंश्योर्ड बाय कैंडिडेट की। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हमारी 1 NF इंश्योर कैसे होगी, कैंडिडेट की से होगी, ठीक है, कैंडिडेट की ही इंश्योर करेगी इससे। अब देखो, डिफॉल्ट RDBMS इज इन 1 NF। तो क्या होता है, डिफॉल्टली RDBMS
हमेशा 1NF में होता ही होता है, ठीक है? इफ 1NF रिडंडेंसी लेवल इज़ टू हाई इन 1NF रिडंडेंसी लेवल इज़ टू हाई, तो रिडंडेंसी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे आपने देखा, जैसे एक ही फ्लाइट है UA59 तो कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो रिडंडेंसी लेवल क्या है इसमें बहुत हाई रहता है। तो अब देखो, रिडंडेंसी लेवल का ये होता है कंपैरिज़न, 1NF में सबसे ज़्यादा, फिर 2NF में थोड़ी कम, 3NF में और भी कम और BCNF में सबसे कम, ठीक है? तो अब देखो, पॉसिबल नॉन ट्रिवियल एफडी व्हिच क्रिएट रिडंडेंसी। तो अब ना कुछ हम कंडीशन देखेंगे। अभी जैसे 1NF की बात करी, तो 1NF के लिए हमने क्या सीखा कि मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? तभी हम उसे कहेंगे वो 1NF में है। तो अगर हम आगे जैसे बात करेंगे 2NF की, 3NF की, 4NF की, ठीक है? उनके अलग रूल्स हैं। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे वायलेशन कंडीशन, ठीक है? तो वायलेशन कंडीशन देखते हैं। जैसे पॉसिबल नॉन ट्रिवियल एफडी व्हिच क्रिएट रिडंडेंसी। तो नॉन ट्रिवियल एफडीज़ की बात हो रही है यहाँ पे जो रिडंडेंसी क्रिएट करता है। तो केस 1, अगर ये आपकी कंडीशन है, ठीक है? आप इसे याद कर लेना। तो बेशक अभी से याद ना करो, ठीक है? बेशक इसे अभी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा ना, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट, मतलब यूँ लगा लो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा-सा फ़ील आए कि हाँ, कैसे चल रहा है ये नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है? लेकिन जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशंस बताऊँगा ना, वो तो आप याद कर लेना किसी भी हालत में। बट जो अभी बता रहा हूँ, या फिर भी स्किप कर सकते हो, 1% फिर भी स्किप कर सकते हो। ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है? मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपको लर्न करना है ना, वो कंडीशन मैं आगे बताऊँगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वायलेशन कंडीशन क्या होती है रिडंडेंसी की? अगर हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रिब्यूट डिराइव हो जाए। फिर से बता रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो आपकी अगर कैंडिडेट की ए बी है, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है? ए हो सकता है या बी हो सकता है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें से सारे, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट आ सकता है लेकिन सारे नहीं आ सकते, ठीक है? उसका सबसेट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ए बी, अब जैसे ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि एक ना एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो मिसिंग हो, ठीक है? तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। इससे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव होना चाहिए, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, जो हमारा कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट्स में नहीं होता, ठीक है? जैसे कैंडिडेट की हमारी ए बी है, तो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? ए बी, ठीक है? और हमारा रिलेशन ए बी सी डी था, ए बी सी डी का था, ए बी सी डी का था, कैंडिडेट की हमारी ए बी थी, ठीक है? ए बी, तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट ए बी हो गया और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया? सी डी, ठीक है? सी डी। तो ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, 2NF से एलिमिनेट करेंगे और ये अभी 2NF में नहीं है, ठीक है? दिस वायलेशन इज़ एलिमिनेटेड बाय 2NF बट करंटली इट इज़ नॉट इन 2NF, तो कभी कन्फ्यूज़ मत होना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? कंडीशन नहीं है 2NF में होने की, ये 2NF को वॉयलेट करने की कंडीशन है। ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉसिबल नॉन ट्रिवियल एफडी व्हिच क्रिएट रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी रिमूव करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये रिडंडेंसी की कंडीशन है कि अगर ये है तो वो 2NF में नहीं है। ठीक है? तो मैं तभी कह रहा हूँ, कभी कन्फ्यूज़ मत होना ये। जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा ना, जो मैं कंडीशंस, वो 2NF में होने के लिए होगी। अभी ये क्या वॉल्यूशन कंडीशन है। ठीक है? थोड़ा उल्टा चल रहा है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है? अगर आपको डेप्थ में जानना हो ना, तो ये सिर्फ़ उस लिए है, उसके लिए है। ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट वायलेशन हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रिब्यूट। तो एलिमिनेटेड बाय 2NF, ठीक है? 2NF से वायलेट होगा। तो अब सब, तो जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अब हमको चेक करना है कि ये कंडीशन वायलेट हो रही है, नहीं हो रही, या फिर हमें चेक करना है क्या ये 2NF में है या नहीं है। तो अब देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अब जैसे R A B C D E F है, ठीक है? A B से C, C से D F, B से E। तो इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैंडिडेट की निकालेंगे। हमारी कैंडिडेट की क्या आ जाएगी? अगर मैं बात करूँ AB की, AB के क्लोज़र की बात करूँ, ठीक है? तो AB से AB तो आ ही जाएगा, ठीक है? AB से C आ गया, फिर C से DF आ गया और B से E आ गया, तो ABCDEF आ गया। तो ये हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है? तो कैंडिडेट की कौन-सी होगी हमारी? AB हो गई। तो अब देखो, AB कहीं आ रहा है राइट साइड? नहीं आ रहा। तो फिर अगर आ रहा होता, तो वो क्या होता, X एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट हमारा डिराइव हो रहा है, तो हमारी मल्टीपल कैंडिडेट कीज़ होती हैं।
बट इस केस में नहीं आ रहा, तो एक ही होगी हमारी कैंडिडेट की, तो वो कौन सी होगी? ए बी हो गई। ठीक है, अब ए बी हो गई। अब हमको क्या कंडीशन चेक करनी है? हर एक एफ डी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ए बी से सी। ठीक है, तुम्हारी सारी एफ डीज लिख लो यहाँ पे। ए बी से सी, ठीक है, सी से डी एफ, और ये बी से ई। ए बी से सी से डी एफ, और बी से ई। तो अब हमको कौन सी कंडीशन चेक करनी थी? ये वाली, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, तो हमारा वो 2NF में नहीं है। ठीक है, एलिमिनेटेड बाय 2NF, और यहाँ पे कॉल लिख लो नॉट इन 2NF। इसका मतलब नॉट इन 2NF। ठीक है, तो 2NF में नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम हम किससे रिमूव करते हैं? 2NF से रिमूव करते हैं। तो इसका मतलब ये है नॉट इन 2NF। अगर ये ट्रू है तो नॉट इन 2NF है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ए बी से सी। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो ए बी से सी के लिए क्या होगा? ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा है ही नहीं। क्या है? प्रॉपर सबसेट हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो ये लो, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, सी से डी एफ। अब सी से डी एफ की बात करें, तो इस केस में क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। क्या सी हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है? नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ ये 2NF में है। ठीक है, ये 2NF में है, ये भी है। अब देखो इसकी बात करते हैं बी से ई के लिए। तो बी क्या हमारा? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। हमारा पीछे क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं यहाँ पे? प्राइम एट्रीब्यूट हमारे ए बी हो गए, ए और बी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए? बाकी सारे जो रह गए, यानी कि सी, डी, ई, एफ। सी, डी, ई, एफ। तो बी हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, और ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये रहा, बी से ई। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हमारी कंडीशन को, वॉयलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये नहीं है। तो ये लो। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया? आर इज नॉट इन 2NF। आर इज नॉट इन 2NF। वायलेटिंग कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हुई? हमारी बी से ई पे हुई। ठीक है, ये हमारा सही था, ये भी सही था। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हुआ? वायलेशन कंडीशन आ गई। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एंड बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। ठीक है, इफ देर इज अ सिंगल एफ डी ऑल्सो ना दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग 2NF कंडीशन, देन दैट एंटायर रिलेशन इज नॉट इन 2NF। ठीक है, यानी कि एक भी, सिर्फ हमारी सिंगल एक भी, सोचो 10 एफडी हैं, उसमें से खाली एक भी वॉयलेट करेगी ना कंडीशन, मतलब वॉयलेट करेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो 2NF में नहीं होगा। और वॉयलेटिंग कंडीशन क्या है? हमारी ये। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं 3NF की। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो मतलब नॉट इन 3NF। नॉट इन 3NF। तो ये कंडीशन को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, तब वो 3NF में होगा। ठीक है, तो एलिमिनेटेड बाय 3NF, बट दिस इज नॉट इन 3NF। कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो कंडीशन क्या थी हमारी? नॉन की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट आ रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका जल्दी से। सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसकी कैंडिडेट की निकालनी है हमें। तो कैंडिडेट की निकालेंगे, तो क्या आ रही है यहाँ पे? कैंडिडेट की, देखो यहाँ पे ए से बी, बी से सी, तो हमारी ए होगी कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की ए हो गई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? प्राइम एट्रीब्यूट हमारा ए आ जाएगा। प्राइम एट्रीब्यूट हमारा ए आ गया, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा बी और सी आ गया। ठीक है, ए आ गया और ये बी और सी आ गया। तो अब देखो। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या कंडीशन चेक करनी है सारी एफडीज में? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। तो इसे प्राइम भी कह सकते हो आप। ठीक है, नॉन की और नॉन प्राइम एक ही बात है। ठीक है, लिख सकता हूँ, ये लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नॉन की कह लो, या फिर प्राइम कह लो। प्राइम। एक सेकेंड।
ठीक है, नॉन की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन की या नॉन प्राइम, ठीक है, एक ही बात है। देखो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, ये नॉन की ये इकट्ठे है, ठीक है, नॉन की या फिर नॉन प्राइम, ठीक है, नॉन की या प्राइम मत समझ लेना इसे, मैं इजी कर देता हूँ। ठीक है, बस ये याद रखना कि नॉन की और नॉन प्राइम एक ही बात है। ठीक है, नॉन की और नॉन प्राइम एक ही बात है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं, बी और सी। ठीक है, कैंडिडेट की के यहाँ पे ए है। तो अब ए, अब हमारी पहली एफडी कौन सी है, हमारी पहली एफडी है ए से बी। ठीक है, सारी एफडीज के लिए चेक करते हैं ना। तो फर्स्ट एफडी है हमारी ए से बी, चलो ए से बी और बी से सी। ठीक है, तो अब देखो हम इसको चेक करें 3NF के लिए। ठीक है, तो एक बात मैंने क्या बताई थी आपको कि अगर 3NF में है तो 2NF में भी होगा ही होगा। ठीक है, तो पहले 2NF के लिए चेक कर लो। तो देखो क्या हमारा नॉन प्राइम मतलब क्या था, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो क्या कोई प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है यहाँ पे। तो देखो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं, नहीं, ठीक है, एक सिंगल एट्रीब्यूट है तो फिर तो कोई वायलेशन होएगा ही नहीं। अब हम चेक करते हैं 3NF के लिए। तो 3NF के लिए क्या, नॉन की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट। तो नॉन की एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे, नॉन की एट्रीब्यूट हमारे ये हैं। अगर हमारा एक भी नॉन की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट आ गया, तो अब जैसे ए है तो ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ठीक है ये हमारा 3NF में है। बट अब देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा बी और सी। तो नॉन, ये क्या आ गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया। तो ये हमारी कंडीशन क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया वॉयलेशन वाली। ठीक है, और या फिर नॉन की कह लो। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या फिर नॉन की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉट इन 3NF, नॉट इन 3NF। ओके, तो ये अभी हमने कौन सी कंडीशन देखी, 3NF के वॉयलेशन की कंडीशन देखी। नेक्स्ट देखते हैं BCNF के लिए। ठीक है, तो केस 3 है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की से प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। तो हम इसको किससे एलिमिनेट करते हैं, BCNF से। और इसका मतलब क्या होगा, नॉट इन BCNF। इसका मतलब है अभी नॉट इन BCNF। तो अब एग्जाम्पल से ही देखते हैं। तो अब देखो एग्जाम्पल, तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी वही निकालेंगे, कैंडिडेट की निकालेंगे। तो कैंडिडेट की निकालेंगे, तो AB से CD। ठीक है, AB से CD और D से A आ रहा है। तो एक तो हमारी कौन सी कैंडिडेट की आ जाएगी इसके अंदर, एक आपकी आ जाएगी AB आ जाएगी, क्योंकि देखो AB से क्या हो रहा है, AB की क्लोजर में AB भी आ गया, CD भी आ गया। ठीक है, और अब देखो X एट्रीब्यूट से हमारा प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। जैसे अब ए बी हमारा क्या है, हमारा ए बी हमारा कैंडिडेट की है। तो अब देखो डी को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं। हम डी को रिप्लेस कर सकते हैं ना ए से, तो यहाँ पे एक और कैंडिडेट की आ जाएगी डी बी। ठीक है, तो डी बी आ गई यहाँ पे। अब देखो, अब क्या हमारी कंडीशन होती है, हम सारी एफडीज के लिए चेक करेंगे। तो सारी एफडीज के लिए चेक करेंगे, तो एफडीज लिख लो सबसे पहले यहाँ पे, ए बी से सी डी। ठीक है, और ये हमारा डी से ए। और हमारी कंडीशन क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नहीं ये थोड़ी दूसरे वाली थी। तो हमारी कंडीशन क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। ठीक है, तो आप इसके लिए 2NF के लिए भी चेक कर सकते हो और 3NF के लिए भी। ठीक है, तो देखो जैसे हमने पिछले वाले के लिए चेक किया था, तो ये क्या था, ये इट इज इन 2NF, नॉट इन 3NF, इज इन, इज इन 2NF। ठीक है, और ऐसे ही इसके लिए हमने चेक कर रहे हैं, तो 2NF से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली 2NF से स्टार्टिंग करते हैं। तो अब देखो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ये तो नहीं है। प्रॉपर सब, हाँ ये रहा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ए तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ठीक है, ये 2NF में है। प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन कौन से आ गए, एक ए आ गया, एक बी आ गया और एक डी आ गया। तो ये हमारा 2NF में है। तो ठीक है, लिख दो यहाँ पे, ये 2NF में है। ठीक है, अब 3NF के लिए चेक करते हैं।
3NF के लिए वॉयलेशन कंडीशन क्या थी? उसके लिए थी हमारी नॉन की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है? तो नॉन की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट, तो ये भी सारे हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं, ठीक है? और ये भी हमारा क्या है? की एट्रीब्यूट है, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये हमारा 3NF में भी है, क्योंकि कंडीशन वॉयलेट नहीं की। तो अब देखते हैं थर्ड कंडीशन, और वो है हमारी BCNF वाली, BCNF। तो BCNF की कंडीशन क्या है वॉयलेशन वाली? प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, से प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की तो है नहीं हमारा ये भी, ठीक है, और ये भी नहीं है। तो ये हमारा BCNF में है, ठीक है, BCNF में है। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, वन कैंडिडेट की, यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की से अनदर कैंडिडेट की। तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? आपकी टू कैंडिडेट कीज होनी चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की के लिए, यानी कि ये प्रॉपर सबसेट इस वाली कैंडिडेट की का हो गया, ठीक है, और ये प्रॉपर सबसेट इसके लिए हो गया। तो ये हमारा BCNF में नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन वॉयलेशन वाली सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा BCNF में नहीं है, BCNF में नहीं है। प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की, और एक है प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी वॉयलेशन वाली। तो अगर वॉयलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो BCNF में। तो ये ना आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि हम उल्टी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम वॉयलेशन वाली की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि भैया डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ा रहे कि सेटिस्फाइंग वाली क्या है? तो सेटिस्फाइंग वाली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको ना उस कंडीशन को समझने से पहले वॉयलेशन का समझना ज़रूरी था, ठीक है? लेकिन आप एग्ज़ाम में भी वैसे ही करके आना, जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊँगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? अगर आप में से किसी को समझ आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा, ठीक है, वो कन्फ्यूज़ हो रहा है कि वॉयलेशन वॉयलेशन ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तो फिर आप क्या करना, सिर्फ़ नेक्स्ट लेक्चर पे फ़ोकस करना। बस अभी सुन लो इसको, ठीक है? अगर नहीं आ रहा समझ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम डायरेक्ट कंडीशन की बात करेंगे, ओके? तो ये सिर्फ़ वॉयलेटिंग कंडीशन है कि क्या वॉयलेशन होता है जिससे हमारा नॉर्मल फॉर्म पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ठीक है? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो बस ये लेक्चर वैसे भी देख लो, सिर्फ़ वैसे ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्शियल और फुल एफडी की। तो पार्शियल और फुल एफडी की बात करें, तो हमारी पार्शियल एफडी होती क्या है? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, तो जैसे ए बी से सी डिराइव हो रहा है, ठीक है? ये हमारी एफडी है। तो ये हमारी पार्शियल एफडी कब होगी? इसके लिए कंडीशन है, अगर हमारा ए से ही सी डिराइव हो जाए या फिर बी से ही सी डिराइव हो जाए। इसका मतलब है कि जैसे ए ने ही सी डिराइव कर दिया, तो यानी कि बी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है? और अगर अब बी ने ही हमारा सी ड्राइव कर लिया तो ए हमारा एक्स्ट्रा है। तो यानी कि अगर 3 एट्रिब्यूट हैं या 4 एट्रिब्यूट हैं, 2 एट्रिब्यूट हैं, यानी कि उससे कम एट्रिब्यूट्स मिलके भी एक पर्टिकुलर एट्रिब्यूट डिराइव कर रहे हैं, तो वो हमारी पार्शियल एफडी है। अब एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक्स से वाई है, तो ये हमारी पार्शियल एफडी कब होगी? अगर ए बिलॉन्ग्स टू एक्स है, ठीक है? तो एक्स में अगर ए है और मतलब ए हमारा वेरिएबल एट्रिब्यूट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ऐसे सपोज़ करो कि ए है और अगर मैं एक्स में से ए को हटा दूँ, तब भी हमारा वाई डिराइव हो रहा है। तो काइंड ऑफ क्या हो गया, ये थोड़ी एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स आ रहे हैं हमारे एलएचएस में, ठीक है? तो उस केस में क्या हो गया, हमारी पार्शियल एफडी हो गई। और अब यहाँ पे देखो फुल एफडी क्या होता है? फुल एफडी का मतलब क्या है? अब एग्ज़ाम्पल से ही देखते हैं। ए बी से सी इज़ फुल एफडी। तो ये हमारी फुल एफडी कब होएगी कि जैसे ए बी से सी डिराइव कर रहा है और अगर मैं ए को रिमूव कर दूँ, तो सी नहीं आ पा रहा, खाली बी से सी नहीं आ पा रहा। और अगर मैं इफ खाली बी से भी सी नहीं आ पा रहा, मैं ए को रिमूव कर दूँ और तब भी सी नहीं आ पा रहा। समझे? मतलब दोनों की नीड है ही है सी को डिराइव करने के लिए। तो ये हमारी फुल एफडी हो गई। अगर हम खाली एक से भी कर पा रहे हैं तो वो हमारी पार्शियल एफडी हो गई। अब देखते हैं फिर से वही एक्स से वाई इज़ फुल एफडी। कंडीशन इज़, अगर ए बिलॉन्ग्स टू एक्स है, तो अगर मैं एक्स में से ए को रिमूव कर दूँ, यानी कि सिंगल एट्रिब्यूट को भी रिमूव कर दूँ, ठीक है? तो हमारा वाई आ ही नहीं रहा।
ठीक है? तो अगर कुछ भी रिमूव करने से अगर वो हमारा एट्रीब्यूट आर है, तो हमारी पार्शियल एफडी है। अगर कुछ भी रिमूव करने से वो हमारा नहीं आ रहा है एट्रीब्यूट, तो उस केस में क्या है, वो हमारी फुल एफडी है। बहुत सिंपल है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिलेशन है ए-बी-सी-डी-ई-एफ और यहाँ पे हमें एफडीज़ गिवन है, तो हमें चेक करना है, ठीक है, क्या है या नहीं है? तो हम ऊपर वाले 3 कर लेते हैं और ये आप ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये हमारी पार्शियल एफडी है या फिर फुल एफडी है? तो अब देखो ए-बी-सी से डी, तो हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोज़र लेना पड़ेगा, ठीक है? किसका क्लोज़र लेना पड़ेगा? ए ए-बी-सी का। हमको ये देखना पड़ेगा कि खाली ए या ए-बी या ए-बी से या फिर बी-सी से या खाली सी से, मतलब तीनों की नीड है क्या इसको डिराइव करने के लिए? तो देखो, पहले मैं खाली ए का क्लोज़र लेता हूँ, ठीक है? लेके देखते हैं ना, ए का क्लोज़र लेता हूँ, ठीक है? तो ए के क्लोज़र में क्या आ रहा है? ए के क्लोज़र में आपका क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है? ए के क्लोज़र में खाली ए ही आएगा आपका, ठीक है? ए के क्लोज़र में आपका खाली ए आएगा, ठीक है? ए के क्लोज़र में खाली ए आ रहा है और देखो ए-बी, तो ए-बी के क्लोज़र में क्या आ रहा है? आपका ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए-बी की हेल्प से देखो और कुछ आ रहा है? ए-बी की हेल्प से डी आ रहा है। देखो, यहाँ पे देखो, अब ए-बी की हेल्प से डी आ गया, ठीक है? सी की नीड ही नहीं थी। तो देखो ए-बी-डी, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ए के क्लोज़र से ए-बी के क्लोज़र से आपका क्या आ गया? ए-बी के क्लोज़र से ए आ गया, बी तो आ ही गया और यहाँ पे ए-बी से डी आ गया। जब ए-बी की हेल्प से ही हमारा डी आ गया, तो सी की तो कोई नीड ही नहीं थी। तो ये क्या होगी, हमारी पार्शियल एफडी हो गई, ठीक है? ये होगी हमारी पार्शियल एफडी। अब ऐसे 2 पार्ट्स और करते हैं। अब ए ई से सी के लिए बात करते हैं। अब देखो, ए के केस में क्या आ रहा था? खाली ए आ रहा था, ठीक है? और देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा? देखो लास्ट एफडी देखो यहाँ पे, देखो ये वाली जो लास्ट में है, तो इस केस में क्या है? खाली ई से ही सी आ रहा है, ठीक है? खाली ई से ही सी आ रहा है, तो ए की नीड ही नहीं है। जब ए की नीड ही नहीं है, तो पार्शियल एफडी है हमारी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं ए-एफ-सी-डी के लिए। तो देखो ए-एफ-सी-डी के केस पे हम क्या करेंगे? हमने जैसे ए का क्लोज़र तो लेके देख ही लिया, तो ए से डी नहीं आ रहा, ठीक है? अब एफ का क्लोज़र लेके देख लो, तो एफ के क्लोज़र में क्या हो रहा है? क्या एफ के क्लोज़र में डी आ रहा है? देखो मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। एफ से एफ से एफ से डी, एफ से डी नहीं, एफ से भी डी नहीं आ रहा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? फुल एफ डी हो जाएगा। तो रुको अभी मैं बताता हूँ आपका डाउट जो आपको आया होगा, मैं समझ गया हूँ। 1 सेकंड। हाँ, तो आपका डाउट होगा कि जैसे एएफ अगर हम एएफ का क्लोज़र लेंगे, ठीक है? अगर हम एएफ का क्लोज़र लें, तो उसमें तो खाली एएफ आ रहा है, ठीक है? 1 सेकंड, एएफ आ रहा है। तो एएफ के क्लोज़र में खाली एएफ आ रहा है, तो डी तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पे बात वैलिड एफडी की नहीं हो रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पार्शियल या फुल की। तो फुल की डेफिनिशन क्या है? देखो दोबारा देखो। अगर हमारा ए से देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर ए बी से सी है, अगर खाली ए से भी सी नहीं आया और खाली बी से भी सी नहीं आया, ठीक है? अगर ए, बी से दोनों मिला के भी नहीं आया तो वैलिड और इनवैलिड की बात हो गई। बट फुल के केस में क्या है कि ए से अगर हम देखें ए से डी तो वो भी नहीं आना चाहिए। अगर हम खाली एफ से डी देख रहे हैं तो वो भी नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा तो ये फुल एफडी हो गई, ठीक है? और जो बाकी 3 होंगे वो आप ट्राई करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी आपका आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? थैंक यू। और बाकी मैं थोड़ा-सा फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ। आज हमने वही 3 कंडीशन देखी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आज हमने वायलेशन की कंडीशन देखी है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है तो वायलेट कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट वाला होगा ना उसमें हम क्या कंडीशन देखेंगे कि वो एफडी कब होएगी? जैसे 2 एनएफ की बात करें, तो क्या कंडीशन होगी कि वो 2 एनएफ में होगा? 3 एनएफ है, तो सैटिस्फाइंग कंडीशंस फॉर 3 एनएफ। फिर हम देखेंगे बीसीएनएफ के लिए, ठीक है? कि बीसीएनएफ में है या नहीं है? तो वो डायरेक्ट कंडीशन होगी, ठीक है? अगर वो है तो नहीं होगा, वायलेटिंग का कोई सीन नहीं है उसमें। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर बड़े ध्यान से देखना और ये वाला लेक्चर भी आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? अगर आपको समझ आ गया तो आपको फ़ील मिली होगी, ठीक है? कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं नॉर्मलाइज़ेशन में।
ठीक है? क्या वायलेटिंग कंडीशंस हैं, ठीक है? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।